हेलो गाइज, आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ व्याकरण विशेष सत्र, जो कि हमारा व्याकरण के पोर्शन में चलते आ रहा है, जिसमें मैं चर्चा कर रही थी शब्द रचना की। नहीं, व्याकरण सत्र एक अलग चल रहा है और व्याकरण विशेष सत्र एक अलग चल रहा है। नहीं तो व्याकरण विशेष सत्र में हम जान रहे थे शब्द रचना, शब्द की रचना कैसे होती है। तो हमने जाना था 4 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से, और चौथा हमारा समास से। तो आज शब्द रचना पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे समास की। ठीक है, तो समास में हम जानेंगे समास का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद संधि एवं समास में अंतर, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार दोहराया जाता है और बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी संधि एवं समास को बच्चे एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या मूल अंतर है वो हम देखेंगे। उसके बाद समास के भेद को उदाहरण के साथ हम जानेंगे। तो चलिए, इस विशेष सत्र में एक विशेष टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं स्टार्ट होती हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके आने वाले कमिंग एग्ज़ाम के लिए भी। यह क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इनके भेदों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी समास आराम से पहचान सकते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट समास का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ, समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। तो समास का अर्थ हमने क्या देखा, संक्षेप, यानी कोई बड़ा पद या बड़ा वाक्य है तो उसको संक्षिप्त करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपके काव्य में भी होता है और बहुत सारे लेख में भी होता है। कुछ बातों को बड़ा नहीं करके संक्षिप्त करके बोलने से वह क्या होता है, आकर्षक होता है। नहीं तो आपने बहुत बार देखा होगा इसका प्रयोग। इसकी परिभाषा जो सर्वमान्य है, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति या योजक पद को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो पदों के इस मेल को समास कहते हैं। ठीक है, यानी 2 पद है, इसमें 2 पद का होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है आपको कि इसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे तो विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, नहीं का, के, की, जो भी आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार या जो भी उस पद से संबंधित जितने भी चिन्ह हैं उसको छोड़कर एक में मिल जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, यानी उसी पद के उसी भाव को संक्षिप्त करके कहना। नहीं, आगे और हम देखेंगे और आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। और इसमें एक और शब्द आता है समास विग्रह। एक समास, दूसरा समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या है वो भी समझ लीजिए। और समासिक पदों को अलग करना अर्थात विभक्ति सहित रूप में ले आना समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा का जल, समास क्या हो गया हमारा, गंगा जल। अपनी विभक्ति का को छोड़कर यह क्या बन गया, समास बन गया। और गंगा जल का कहेगा आपको कि गंगा जल का समास विग्रह करिए तो वह फिर अपने पुराने रूप में आ जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, तो यानी ये समास हुआ और इसको पूर्व रूप में फिर ले आना क्या हो गया, उसका विग्रह करना। समास विग्रह यानी जो हमने मिलाया था, विग्रह मतलब अलग, तो जो हमने मिलाया था उसको जो अलग कर दिया तो वह हमारा क्या हो गया, समास विग्रह। क्लियर हो गया होगा आपको। सिंह से चिन्हित आसन, यहाँ समझिए समास को केंद्र में रखते हुए सिंह से चिन्हित आसन। यहाँ पर हम देखते हैं एक पद है, समास बन के क्या हो गया, सिंहासन। यह मेरा सिंहासन है, हम यूज़ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं यह मेरा सिंह से चिन्हित आसन है। उसको आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंहासन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका ये क्या हुआ, एक पद क्या हुआ, सिंह से चिन्हित आसन को क्या बोला जाता है, सिंहासन। तो यह मेरा समास हुआ। और सिंहासन को अगर विग्रह करने कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंह से चिन्हित आसन। क्लियर हुआ। उसी तरह तीसरा 4 राहों का समाहार, जहाँ से 4 रास्ते गुजरते हो, नहीं 4 रास्ता जहाँ मिला हो
उसको क्या कहा जाता है? चौराहा। तो यह मेरा क्या हो गया? समास। हमने चौराहा बोला तो वह क्या हो गया मेरा? समास। अपने विभक्ति और कुछ शब्दों को छोड़कर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए चौराहा का समास विग्रह करिए तो आप क्या लिखेंगे? चार राहों का समाहार। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समास और समास विग्रह अच्छे से समझ में आया। अब इसका दूसरा पार्ट, संधि एवं समास में अंतर। तो इसको थोड़ा छोटे छोटे ट्रिक से हम जान लें कि दोनों में क्या मूल अंतर है। ठीक है। अब संधि एवं समास में अंतर जान लें, मूल अंतर। ये ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो पहले संधि क्या है और समास हम जान ही रहे हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब रूप, यानी दो वर्ण मिलते हैं। नहीं, दो वर्ण मिलके, यानी कि वर्ण जो मिलेंगे तो उसमें भी दो पद होंगे, दो वर्ण होंगे। तो पहला का अंतिम और दूसरे का पहला वर्ण मिलेगा। नहीं, और उससे विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होना मतलब रूप परिवर्तन होगा। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या जो रूप परिवर्तन हो उसे हम संधि कहते हैं। मेल नहीं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मेल। और समास क्या होता है? जब ये अपनी विभक्ति या योजक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। नहीं, उसका जो रूप है वह सिर्फ संक्षिप्त हो जाता है। जो पद में उसका मीनिंग है, जो अर्थ है वो सेम रहेगा, सिर्फ वह संक्षिप्त हो जाएगा। यानी विस्तार से संक्षिप्त हो जाना क्या होता है? हमारा समास होता है। तो ये कुछ मूल अंतर है जो मैं लेके आई हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए और समझिए। संधि एवं समास में अंतर। समास में दो पदों का मेल होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो यही मूल अंतर की चर्चा आपको करनी है और इसको समझ भी जाना है। नहीं, इसमें दो पदों का मेल होता है, यानी अपनी विभक्ति छोड़ के सिर्फ अपने में मिल जाते हैं, वो संक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। देखिए, जैसे पीत जोड़ अंबर, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता। विकार देखिए क्या होता है, यहाँ पर पीत जोड़ अंबर मिला, यानी ओ का मेल हुआ तो आ वर्ण आया, यानी उसके रूप में परिवर्तन आया और वो क्या हो गया? पीतांबर। इसको हम क्या कहा हमने? संधि। लेकिन पीत है जिसका अंबर, यानी एक परिचय के रूप में हम बता रहे हैं बृहद रूप से, उसको जब शॉर्ट कर दिया हमने, वह क्या हो गया? पीतांबर। तो वह मेरा क्या हो गया? समास। यानी जो बात हम कह रहे हैं, जो सामने वाले को जो चीज़ हम समझा रहे हैं, उस बृहद रूप को हमने छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, तो वह मेरा क्या हो गया? समास। अपनी विभक्ति और शब्द को छोड़ के वो आपस में मिल गए। पीत है जिसका अंबर, है और जिसका मिल गया और क्या बन गया? वह पीतांबर, संक्षिप्त हो गया वह शब्द। तो ये मूल अंतर था। दूसरा, संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का क्या होता है? विग्रह होता है ना। कभी हम क्या जानते हैं? समास का विग्रह होता है और संधि का क्या होता है? विच्छेद। अब संधि विच्छेद करे, कोई भी संधि विच्छेद करे, हम कहेगा हमसे संसार समजोर सार, न पवन पोजोर अन पवन होता है, पावक पोजोर अक पावक। तो क्या देखते हैं उसको, उस शब्द को क्या बोला हमने? संधि विच्छेद बोला। संधि थी, उसको अलग करने को हमने क्या कर दिया? संधि विच्छेद कर दिया। और समास जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा, समास में संधि की स्थिति होती है, किंतु संधि में समास का होना संयोग की बात है। ये बहुत बड़ी बात हुई कि समास में संधि की स्थिति कभी कभी आ जाती है। कोई कोई ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि चार राहों का समाहार, चौराहा, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए क्या कहते हैं? नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, नवरत्न। यानी कि संयोग की बात है, समास में संधि की स्थिति आ सकती है किसी किसी शब्द में, लेकिन संधि में समास का होना
संयोग की बात है, क्योंकि उसमें दो वर्ण मिलेंगे, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलेगा और उसमें कुछ ना कुछ रूप परिवर्तन होगा, तो इसमें समास की स्थिति होना संयोग की बात है। ठीक है। नेक्स्ट, समास में दो या दो से अधिक पद भी मिल सकते हैं, पर संधि में हर हालत में दो वर्ण विकार स्वरूप मिलते हैं, कम या अधिक नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये नहीं कि समास में दो पद मिल सकते हैं, दो से अधिक पद भी मिल सकते हैं, लेकिन संधि में क्या होगा, एक ही विकार स्वरूप हर हालत में दो वर्ण मिलेंगे, कम या अधिक नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट, संधि विच्छेद की प्रक्रिया में योग का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। हम जानते हैं कोई भी संधि हम बनाते हैं तो ये प्लस का चिन्ह, योग का चिन्ह का मतलब ये प्लस का चिन्ह आता है। पीत जोड़ अंबर, पीतांबर आया ना, तो यहाँ पर लगाना अनिवार्य है, पर समास में इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी एक मूल अंतर हुआ। नेक्स्ट है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का मतलब क्या हुआ, मेल नहीं, और लेकिन समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेप। जो बात हम कह दें उसको खाली हमने संक्षिप्त कर दिया, लेकिन संधि में क्या होता है, मेल होता है। दो वर्ण मिलके कोई तीसरा वर्ण बन के वो उसमें मिल गया, मेल हो जाता है, संधि हो जाती है, दोनों वर्ण की संधि हो जाती है। नेक्स्ट, समास के पदों के बीच कारक प्रत्यय लुप्त रहते हैं, पर संधि के वर्णों के मेल से उन वर्णों की जगह कोई नया विकार रूप आता है। यहाँ पर समास में हम क्या देखते हैं कि अपनी विभक्ति को जो छोड़ के जो समास यहाँ पर मिला, देखिए पीत, जैसे कि पीत है जिसका अंबर, तो यहाँ पर जो भी शब्द आए नहीं, चाहे वह कारक चिन्ह के रूप में आए, चाहे किसी प्रत्यय के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, उसका क्या हो जाता है, वह लुप्त हो जाता है, वो दिखता नहीं है समास में, लेकिन संधि में स्पष्ट दिखता है। जैसे पीत जोड़ अंबर, पीतांबर, यहाँ मिलके रूप परिवर्तन विकार स्वरूप, ये विकार यानी रूप परिवर्तन होके पीतांबर क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है, नहीं स्पष्ट दिख रहा है कि ओ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। लेकिन समास में ऐसी बात नहीं होती है, यहाँ पर पीतांबर से पता ही नहीं चल रहा है कि इसका क्या था इसके बीच में, नहीं, तो यह एक और मूल अंतर हुआ। तो इनसे हमने देखा कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आए तो आप इन सब मूल अंतरों को आप लिख सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट में एकदम एडजस्ट करके रखिएगा, और आप समझ भी गए कि क्या होता है, और एकदम नॉर्मल बातें हैं, वो परिभाषा से ही अलग हो जाती है, सिर्फ हमको पॉइंट वाइज उसको जानना था, नहीं पॉइंट वाइज उसको हमको समझना था, जो मैंने आपको समझाया। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, समास के भेद। तो चलिए अब हम समास के भेद को देखें। तो अब देखिए, समास के भेदों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये जो समास का चैप्टर है ना बेटा, बहुत बृहद है, बहुत विस्तार से है। आप उतना अगर पढ़ेंगे तो आप उसी में उलझ के रह जाइएगा, ठीक है। तो आपको अपने लेवल का समास जानना है कि इसका चैप्टर बहुत ही लंबा है, जिसके जितने भेद हैं, फिर भेदों के उपभेद, फिर उसके उपभेद, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन आपको एग्जाम पर्पस से जो आपका सिलेबस में आपका ये चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, कि कौन समास क्या है और समास के भेदों को हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो अब समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। कितने भेद? समास के मुख्यतः 4 भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले मैंने जो पढ़ा तो 6 भेद पढ़ा है भाई, तो मैम 4 भेद बता रही है। तो यहीं पर मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मुख्यतः कितने होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। मुख्यतः इसके 4 ही भेद होते हैं, और अन्य व्याकरणों के अलावा लोग इसका 6 भेद मानते हैं। लेकिन वह जो दूसरा भेद, 2 और भेद हैं, वह तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, ठीक है।
यानी कि 6 समास की गिनती होती है 6 भेदों के रूप में। लेकिन आप ये क्लियर जान लीजिए कि जो 2 अन्य भेद है, जिसका 5वां भेद मैं लिखूंगी आपको, वह जो हमारा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, ये मेरा 5वां भेद। लेकिन यह किसका उपभेद है? यह हमारे तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। और छठा, इसी तत्पुरुष का द्विगु समास। ठीक है, एक और अन्य समास की चर्चा होती है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, वह भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। ठीक है, जिसे हम जानते हैं नए समास के रूप में। ठीक है, इसको हमने भेद में क्यों नहीं गिना? क्योंकि यह भेद में नहीं आएगा, सिर्फ इसका नकारात्मक बोध है। ठीक है, एक अन्य समास की गिनती होती है जिसको लेकिन 7वां भेद के रूप में नहीं गिना जाता है, अलग से नए समास, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक अंग है। स्पष्ट हो गया? अब एक एक करके हम जानेंगे इसको कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, बहुब्रीहि और कर्मधारय द्विगु समास क्या होता है, और नए समास क्या होता है। तो आपसे कोई पूछे कि समास के कितने भेद, तो आपको 6 भेद बताने। अगर ऑप्शन में आपका 6 भेद है तो आपको 6 भेद लिखने हैं। लेकिन डिटेल से अगर सब्जेक्टिव में ये प्रश्न आए कि समास के भेदों का वर्णन करें, समास किसे कहते हैं, समास के भेदों का वर्णन करें, तो आप इस तरह से वर्णन करिएगा। ठीक है, जरूर से करिएगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर आए, उसमें 6 ऑप्शन में है, तो आपको 6 पे क्लिक करना है, 6 पे साइन करना है। ठीक है, ये आप जान गए। अब चलिए एक एक करके हम समास के बारे में जाने। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसका प्रथम पद प्रधान। इसमें 2 पद होते हैं, हमेशा से याद रखिएगा कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद मुख्य रूप से होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद, पहले पद को क्या कहा जाता है? इसमें जो 2 पद हुए, तो पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद, ये मैं बताना भूल गई, और दूसरे को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, समास में जो 2 पद मिलते हैं, तो पहले पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो सारी परिभाषा है इसके आगे पीछे आपको घूमती नजर आएगी। तो अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका पूर्व पद, यानी पहला, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा या बाद का। ठीक है, तो जिसका पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय भी हो। इसका क्या मतलब हुआ? पहला पद प्रधान, यानी कि उसी से उसका परिचय हो, और जो पहला पद होगा उसका रूप नहीं बदलेगा। अव्यय यानी उसका अव्यय का होने का मतलब है कि उसका रूप नहीं बदलेगा। तो परिभाषिक रूप में आप लिख लीजिए इसको। अव्यय भाव समास वह समास है जिसका पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय भी हो, जिसका रूप ना बदले। ठीक है, तो अगर अलग अलग मैं परिभाषा लिखाऊंगी तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सुन के समझ के इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, जैसे अब इसका उदाहरण से समझ लीजिए आप, और क्लियर हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ। यथाशक्ति, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजीवन, नहीं, दिनों दिन, आदि।
मैंने क्या कहा इसमें, इसकी परिभाषा क्या है, और परिभाषा से हम इसको पहचानते हैं कि इसका पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास का, और पहला पद अव्यय भी हो, जिसका रूप ना बदले पहला पद। अब देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना। यथाशक्ति को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति, यानी यथा, जैसी शक्ति हो आपकी, तो यथा प्रधान है ना। यहाँ पर पहला पद, दो पद जो है यथा और शक्ति, दो पद जो मिले हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा प्रधान है, और यथा का रूप आपका नहीं बदलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने देखा इसका रूप नहीं बदलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, ध्यान से समझिए इसको। अव्ययी भाव तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। इसका पहला पद प्रधान था, इसका द्वितीय पद प्रधान, ठीक है, और यह कारक के चिन्हों से जुड़ा हो। तो मैंने आपको कारक पढ़ाया है। समास जानने के लिए, तत्पुरुष समास जानने के लिए आपको कारक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यह उसी से संबंधित है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, परिभाषिक रूप में हम जाने, और क्या कहते हैं, यह कारक चिन्हों से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। अब राजपुत्र में देखिए राजा प्रधान है कि पुत्र प्रधान है, आप बताइए मुझे, राजा प्रधान है कि पुत्र प्रधान है। यहाँ पर पुत्र प्रधान है, और इसका आप जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय। दीवार घड़ी, दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। नहीं, इसका उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार के लिए घड़ी। अब आप देखिए, मिलाइए, सब में देखिए का के लिए भी क्या है, कारक का चिन्ह है। नहीं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में का क्या हमने देखा परिभाषिक रूप में, कि उसका द्वितीय पद प्रधान हो। अब देखिए राजपुत्र में पुत्र प्रधान हुआ, पुस्तक आलय, आलय प्रधान हुआ, दीवार घड़ी, घड़ी प्रधान हुआ, दो पद जो है घड़ी प्रधान हुआ, तो इसका द्वितीय पद प्रधान होगा, और कारक के चिन्हों से जब इसका विग्रह करिएगा तो वह किसी ना किसी कारक चिन्ह से जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए, वो मैं आपको बता दूं। तत्पुरुष समास में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा खाली क्लियर कर दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो तत्पुरुष समास आपका है, तत्पुरुष समास में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है, तो कारक के जितने भेद हैं, ठीक है, एक सीरियल वाइज, जब मैंने आपको कारक पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप कारक का जो भेद है सीरियल बाय याद रखिएगा, ताकि आप उसकी विभक्ति को सेट कर सकें। उसी के अनुसार कारक के कितने भेद, 8 भेद होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो आप प्रथम भेद यानी कर्ता कारक को हटा दीजिए और संबोधन को हटा दीजिए। ध्यान से सुनिए बेटा, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, आपको क्या करना है कि कारक के जो 8 भेद हैं, तो प्रथम भेद को आप हटा दीजिए यानी कर्ता कारक को, और अंतिम संबोधन को हटा दीजिए। बीच में क्या बचा आपका, 6 भेद हुआ ना, जिसको विभक्ति से जाना जाता है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी।
अष्टमी तो संबोधन हो गया और प्रथमा क्या हो गया मेरा, कर्ता कारक। तो यानी कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। क्लियर हो गया। तो बीच के जो 6 बच गए वह हमारा तत्पुरुष का भेद होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो उसको हम कैसे क्या बोलेंगे, प्रथमा को हमने हटा दिया, द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। समझिए इस बात को, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ, कर्म कारक। द्वितीया तत्पुरुष का क्या मतलब हुआ, कर्म कारक। क्योंकि कारक को हम कैसे जानते हैं 8 भेद के रूप में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। मैंने आपको बोला भी था इसी क्रम में आपको याद रखना है, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो यह मेरा प्रथमा हो गया, इसको हम प्रथमा के रूप में जानते हैं। उसी तरह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। तो ये द्वितीया जो आया, द्वितीया तत्पुरुष, तो वह मेरा क्या होगा, कर्म कारक। नहीं, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म को। मैंने आपको कारक बताया था तो वो उसमें भी स्पष्ट किया था मैंने, इसी क्रम में आपको याद रखना। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे हो अरे। तो संबोधन का यहाँ काम नहीं है, कर्ता का यहाँ काम नहीं है, हमको इन शब्दों पे फोकस करना है। नहीं तो द्वितीय तत्पुरुष जैसे क्या हो गया, कौन सा, जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, द्वितीय तत्पुरुष में जैसे राम को, यानी कि उदाहरण में आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप ऐसे समझिए, क्या कहते हैं, तो मैं समझा रही थी द्वितीय तत्व, जैसे को चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है, चिड़ी मार, मुंह तोड़, चिड़ियों को मारने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। नहीं, समास क्या हो गया, मुंह तोड़, चिड़ी मार। ठीक है, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष अगर आपको पूछे परिभाषा के रूप में कि द्वितीय तत्पुरुष समास क्या होता है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ होता है जिसमें कारक के द्वितीय विभक्ति को चिन्ह आए, ऐसे शब्द आए जिसमें कि द्वितीय विभक्ति को चिन्ह के द्वारा प्रयुक्त हो। ठीक है, उसी तरह अब फिर से समझिए, जैसे अब आएगा करण, यानी तृतीय तत्पुरुष क्या है, ये आप देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, अब आया करण, से चिन्ह। अब इसको हम क्या कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष। करण आ गया यानी कि तृतीय तत्पुरुष। समझिए बेटा खाली, तृतीय तत्पुरुष। अब हम बोलेंगे सूरकृत, जैसे इसका उदाहरण देखिए, सूरकृत, सूरकृत। अब से किसके अर्थ में होता है, साधन के अर्थ में। नहीं, अब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, जैसे सूरकृत, सूर से कृत या सूर के द्वारा कृत, यानी सूर ने लिखा है, यानी कि ये जो कृत है, ये जो रचना है सूर के द्वारा है, यानी उस साधन क्या है, सूर है। नहीं, अब जैसे चतुर्थी के लिए, अब जैसे चतुर्थी का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे घर के लिए, चिड़े, जैसे हो गया आपका क्या कहते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय हुआ ना, पुस्तक के लिए आलय, घर, तो के लिए यहाँ क्या हो गया आपका, संप्रदान कारक। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखना है तत्पुरुष समास में,
कि द्वितीया से लेकर आपको यहाँ पर सप्तमी तक जो विभक्ति चिन्ह होंगे उसी के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद भी होंगे। ठीक है, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। कर्ता को हटा देना है, संबोधन को हटा देना है। तो ये आपके तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। और उस समास में उसके साथ जो विभक्ति लगती है तो ऐसे शब्द आएंगे जिसमें उस विभक्ति का प्रयोग हो। ठीक है, क्लियर हो गया। और तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो पहले हम इसको जान लें, फिर पांचवें और छठे के रूप में इसको जानेंगे। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है इसको समझिए आप। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको पूर्व पद उत्तर पद याद रखना है और किसमें कौन सा प्रधान है ये याद रखना है। खाली तत्पुरुष को आपको अलग से स्पेशली याद रखना है कारक के साथ, कारक के नाम के साथ। ठीक है। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसको भी पहचानना आपको आसान है। तत्पुरुष समास नॉर्मली अगर आपको आता है तो इसमें कारक के चिन्ह आएंगे और द्वितीय पद प्रधान होगा। तो ऐसा करके आप उसको पहचान सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा और प्रथम पद अव्यय होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको पहचानना और भी आसान है, जैसे माता पिता, माता पिता। अब ये देखिए दोनों पद प्रधान है ना, माता पिता दोनों पद प्रधान है। रात दिन, रात दिन और योजक चिन्ह। रात दिन दोनों अपने आप में प्रधान है। दाल रोटी, दाल रोटी, दाल भी अपने में प्रधान है, रोटी भी अपने में प्रधान है। नहीं, आज कल, आज कल। मैंने 4 उदाहरण क्यों लिखे ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए इसको पहचानना आसान, सबसे आसान, क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पद योजक चिन्हों से जुड़ा होता है। आप जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे बेटा तो बहुत सारी बातें इसमें समाहित है। आपको उतना नहीं जानना है तो आप शॉर्ट में जानिए। यहाँ पर देखिए माता पिता यानी एक जैसा लिया मैंने, लेकिन यहाँ पर देखिए रात दिन जस्ट ऑपोजिट, लेकिन दोनों का अपना महत्व। यहाँ पर देखिए दाल रोटी एक जैसा हुआ, लेकिन आज कल यहाँ पर क्या हो गया, विपरीत। तो यहाँ पर आपको इतना ये ध्यान क्या देंगे, इसके अनुसार इसके भेद अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, द्वंद्व समास हुआ समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद इस योजक चिन्ह से जुड़े हुए हो। कोई दिक्कत? चलिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास हुआ समास है जिसका पहला पद विशेष, विशेषण, उपमा, उपमेय हो मगर उससे किसी दूसरे का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध हो। ठीक है। यहाँ बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन दोनों में कुछ सूक्ष्म अंतर है। कर्मधारय समास में भी यही बात आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा से बहुब्रीहि और कर्मधारय को आप एक साथ याद रखिएगा। क्यों एक साथ याद रखना है? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ समानता है, लेकिन मूल अंतर भी है, सूक्ष्म अंतर हल्का है। बहुब्रीहि समास हुआ समास है जिसका पहला पद क्या हो, विशेष विशेषण हो, उपमा उपमेय हो, लेकिन उससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे देखिए, जैसे अब हम बोलेंगे लंबोदर, लंबोदर। ठीक है। अब हम बोलेंगे वीणा पानी, वीणा पानी। ठीक है। अब हम बोलेंगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आदि। ठीक है।
अब समझने की कोशिश करिए आप। लंबा हो उदर जिसका, विशेषता बतलाई गई। नहीं, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, विशेषता बतलाई गई। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे क्या हो, चंद्र हो। नहीं, सब विशेषता बतलाई जा रही है इसमें भी। लेकिन लंबोदर हम किसे कहते हैं? लंबोदर हम किसे कहेंगे? गणेश जी को। लंबा हो उदर जिसका अर्थात गणेश, तो वह मेरा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर दिया हो और बहुब्रीहि समास नहीं हो तो निश्चित रूप से वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो आपको कर्मधारय में लगाना है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि विशेष विशेषण हो। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। चंद्रमुखी किसे कहा गया है? सीता मैया को कहा गया है। नहीं, तो यहाँ पर विशेषता और उपमा दोनों बात आती है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ बोध होता है ना। तो यहाँ पर लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। यहाँ पर वीणा पानी हम किसे कहते हैं? माँ सरस्वती को कहते हैं। यहाँ चंद्रशेखर हम किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। अगर इस अर्थ में आए तो वह मेरा क्या है? बहुब्रीहि समास। अब चलिए कर्मधारय समास। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर्मधारय समास वह समास है जिसका पहला पद क्या हो? विशेषता बतलाने वाला या उपमा बताने वाला हो, उपमा के बताने वाला हो, उपमा हो जिसमें, तो वह मेरा क्या होता है? कर्मधारय समास। लेकिन इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल, नीलकमल में कोई ऐसी बात आ रही है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो? नहीं, लेकिन यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है। तो नीलकमल हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास। नहीं, अब जैसे कि मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली, उपमा हो गया। यहाँ पर मृग की उपमा दी गई तो वह मेरा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्योंकि मृगनयनी में यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति का बोध नहीं होता है। हम सुंदरता के वर्णन में कह सकते हैं उस नायिका की आंखें मृगनयनी में, उसकी आंखें मृगनयनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मृगनयनी बोलने से किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं होता है। लेकिन पहला पद क्या है हमारा? विशेषता बतलाने वाला और उपमा बतलाने वाला। तो कर्मधारय समास वह समास है जिसका पहला पद विशेषता बतलाए या उपमा दी हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। क्लियर? अब आपका छठा द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना और आसान है। द्विगु समास वह समास है जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची। मैंने हमेशा से कहा आपको याद रखना है पूर्व पद और उत्तर पद। इसका पहला पद द्विगु समास वह समास है जिसका पहला पद संख्यावाची हो। अब वो संख्यावाची क्या है? जैसे चौराहा, चौराहा, नवरत्न, नहीं, पकौड़ी, पंचमुखी, पंचमुखी। अब देखिए, जिसका क्या बताया मैंने इसका परिभाषा? जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। चौराहा, चार राहों का समाहार, चार आया संख्या में। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, नौ आया, नौ आया। पकौड़ी, पांच व्यंजनों की बड़ी, तो पांच आया, क्या है वो? संख्या है। पंचमुखी, पांच मुख हो जिसके, पांच आया, आया ना संख्या। तो द्विगु समास वह समास है जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। अब बचा हमारा नए समास। नए समास, अब ये मैं क्लियर कर दूं कि यह भेद के रूप में क्यों नहीं आया, क्योंकि यह कोई विशेषता या कोई अलग से इसका कोई गुण या कोई तर्क नहीं है इसमें। नए समास का मतलब होता है जिसका पहला पद क्या हो? नकारात्मक हो। नहीं, जैसे अनजान, अनजान, जाना हुआ नहीं।
यानी कोई भी शब्द आ सकता है, किसी का भी शब्द आ सकता है, लेकिन पहला पद अगर वो नकारात्मक हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है, ना का बोध कराता है, तो वह मेरा कौन सा समास हो जाएगा? नए समास। नहीं, अनजान, अनभिज्ञ, नहीं, अंतर तक, अनंत, अनंत, यह भी क्या मेरा हो जाएगा? मतलब निषेधात्मक हो जाएगा, नकारात्मक बोध कराएगा, तो वह मेरा क्या हो जाएगा? नए समास। तो ये मैंने आपको उदाहरण के साथ ये मैंने आपको क्लियर किया। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप समास के, आप जब बैठिएगा समास को पढ़ने के लिए, तो समास के भेद के रूप में पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि 4 मुख्य भेद हैं और तत्पुरुष के ये तीनों भेद हुए, जिसको 2 को भेद में शामिल किया गया, 1 को अलग से रखा गया, और उसकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, परिभाषिक रूप में आपको इसको अच्छे से जानना है। अगर कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न हो या आप इसको अलग से डिटेल से चाहते हैं कि मैं अलग अलग परिभाषित रूप में बताते हुए आपको फिर से अलग उदाहरण के साथ बताऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आज तक के लिए इतना ही, बाय।